लोग बात करते हैं हमारे लास्ट रेडियस वाले पार्ट पर, एंड दैट इज व्हाट, वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो वैन डर वाल रेडियस के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा वैन डर वाल नाम का कोई केमिकल बॉन्ड होता है क्या? तो मैं आपसे कहूंगा कि इस नाम का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, ठीक है, वो भी गैसियस पार्टिकल के लिए। सो अगर मान के चलो मैं ऐसे एटम्स की बात कर रहा हूं लाइक नोबल गैस, ठीक है, जो कि नॉन बॉन्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब मान के चलो कि एक हीलियम है, अब नियॉन से थोड़ी कनेक्ट होगा, इनर्ट होती है ना। तो अगर हीलियम है, ठीक है, जो कि किसी से भी नहीं जुड़ा है, अब यहां कहीं दूसरा हीलियम है, तो आप देख सकते हैं गैसियस पार्टिकल्स जो कि एक दूसरे से अच्छी खासी एकदम ग्रेट डिस्टेंस पर अवेलेबल है, बट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बट इतना ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है अट्रैक्शन का। दिस इज नोन एज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या दिखाई देता है कि दोनों हीलियम एक दूसरे को अप्रोच तो कर रहे हैं बट बॉन्ड नहीं बना पा रहे। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ वीक अट्रैक्शन, ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि एक दूसरे के बस पास आ जाएंगे। पास मतलब इन द सेंस कि इतना सरका पाया वो, ये हीलियम इतना ही आ पाया, मतलब चिपकेगा नहीं उससे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें देखना है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में वैन डर वाल रेडियस आप लोग देखने जा रहे हैं, तो वैन डर वाल रेडियस की क्या हो जाएगी, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम। समझ रहे हैं मेरी बात? पास पास रखे हुए एटम के न्यूक्लियाई के डिस्टेंस का हाफ, ठीक है, कब, इन सॉलिड स्टेट ऑफ अ नोबल गैस इज वैन डर वाल रेडियस, जब वो नोबल गैस सॉलिड स्टेट में होगी। समझ में आ रही मेरी बात? और दूसरी बात यह है कि वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट से ज्यादा होती। क्यों? कोवेलेंट में तो ओवरलैपिंग हो रही है, वैन डर वाल में तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो ये कहानी भी आपको याद रखनी है। इसका एक समराइज वर्जन भी दूंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो इनर्ट गैस है वो सिर्फ वैन डर वाल रेडियस ही दिखा सकती है, मेटेलिक तो है ही नहीं, मेटल तो है ही नहीं ना, कोवेलेंट भी नहीं बोल सकते, आयनिक भी, कैटायन एनायनिक कुछ नहीं बोल सकते। आगे की कहानी देख लो। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब बेटर एग्जांपल के लिए F2Cl2 Br2 I2 हेलोजेंस वाला ले लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल ये कोवेलेंट भी दिखा सकता है और वैन डर वाल रेडियस भी दिखा सकता है। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ ज्यादा स्पेस नहीं है, हाँ मिल गया स्पेस मुझे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं वैन डर वाल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना चाहता हूँ। कहाँ रिप्रेजेंट करूँ, यहीं रिप्रेजेंट कर दूं क्या? मान के चलो किसके लिए, मैं नोबल गैस के लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब नोबल गैस वाले में देखना, सुनना मेरी बात, ठीक है। जस्ट सपोज मान के चलो कि आपके पास ये कोई नोबल गैस है, हीलियम। तो पिछली स्लाइड पे जरा वापस आए, आप समझ जाएंगे थोड़ा लॉजिकली। मैं क्या कह रहा हूं कि भैया हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, एडजेसेंटली रखे हुए हैं। और वहीं अगर मैं नॉन मेटल वाला केस देख लूं, तो नॉन मेटल का पता है कैसे देखूंगा मैं? मान के चलो F2 है, एक F2 यहां पे पड़ा हुआ है गैस का एटम, एक F2 गैस का एटम यहां पड़ा हुआ था। F2 पहले तो F2 बना लेता हूं मैं, ये रहा एक F2, ये रहा एक F2। अब आप देख रहे हैं F2 गैस का एक मॉलिक्यूल, F2 गैस का दूसरा मॉलिक्यूल अच्छी खासी डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच का मेजरेबल आपको देखना है। तो ये कहानी मैं कह रहा हूं। आई होप अब आप कॉमन सेंस लगा पा रहे होंगे। तो वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो वैन डर वाल को मैं और अच्छे से लिख देता हूं भाई, वैन डर वाल रेडियस फॉर व्हाट, नोबल गैस, is greater than van der Waal radius for non-metal is greater than metallic radius is greater than covalent radius. Okay, covalent radius. ओके, और फिर दूसरा केस आपको क्या दिखाई देगा?
आयनिक रेडियस का। आयनिक में मैं कैसे लिख दूंगा, आयनिक में कैसे लिख सकते हैं, आयनिक में एनायनिक, फिर मैं यहाँ पे ऐसे कॉमन सेंस के लिए लिख दे रहा हूँ नॉर्मल, फिर मैं यहाँ पे कॉमन सेंस के लिए लिख दे रहा हूँ कैटायनिक। तो आई होप अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहानी क्या है भाई आगे की हमारी, कहानी ये कहती है कि वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। अब जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडन, तो ऊपर से नीचे आने पे हमें पता लगता है कि एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, या फिर जो भी है मास तो इंक्रीज हो रहा है। तो सिस्टम का अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और वहां से हम एक एलिमेंट्री आइडिया लगा सकते हैं वॉन डर वाल रेडियस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर वेट्स के करस्पॉन्डिंग समझ जाओ या फिर आप एटॉमिक वेट के करस्पॉन्डिंग समझ जाओ। मॉलिक्यूलर वेट मतलब पता है आपको क्या इंडिकेशन दे दी जा रही है, मैं इंडिकेशन में आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन मेटल, या फिर एटॉमिक वेट ऑफ नोबल गैस Ng। समझ गए, ऐसी सिचुएशन में आपको बता दे रहा हूं। तो देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके वॉन डर वाल रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है, मतलब कि आप एस से पी में चले गए वो डिक्रीज हो जाएगी। ऊपर से नीचे आएंगे वो ट्रेंड भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे का जो ट्रेंड है वो इस तरीके से रहेगा इंक्रीमेंट के साथ, ओके। ये एक छोटा सा एग्जांपल है किसके लिए, वॉन डर वाल रेडियस जो है नॉन मेटल्स के केस में आपको इस एग्जांपल से समझाई गई है। ये Cl2 का पहला मॉलिक्यूल, Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों अच्छी खासी डिस्टेंस पे है। तो Cl2 और Cl2 जो है, अगर मैं इस Cl2 पर फोकस करूं तो मुझे अभी खाली एक चीज ध्यान में आ रही है एंड दैट इज कोवेलेंट रेडियस। Cl2 में कोवेलेंट रेडियस इंटरनली अवेलेबल है। सिमिलरली ये वाले Cl2 में भी कोवेलेंट रेडियस इंटरनली अवेलेबल है। अब अगर दोनों Cl2 में कोवेलेंट रेडियस इंटरनली अवेलेबल है और मैं बात कर रहा हूँ वॉन डर वाल की, तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात है, ठीक है। तो वॉन डर वाल रेडियस इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, देन कोवेलेंट रेडियस इज इंटरनली एग्जिस्ट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, इंटरनली एग्जिस्ट। फिर हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एटॉमिक साइज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है एटॉमिक रेडियस वाला फैक्टर। एटॉमिक रेडियस जो डायरेक्टली अफेक्ट होती है वो होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। इसका कॉन्सेप्ट जस्ट अभी अभी क्लियर किया मैंने, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मान के चलिए कि लिथियम बेरिलियम से लेकर, मतलब लेफ्ट टू राइट वाली सिचुएशन है, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से मैं बोरोन पे आया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पे आया, ठीक है। मेटल से मैं नॉन मेटल के केस पे आया, मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में माहिर आदमी है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने में माहिर इंसान है। कॉमन सेंस की बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के केस में और फ्लोरीन के केस में मैं एनालाइज अभी थोड़ी देर पहले आपको करके भी बता चुका हूं। तो ये कहानी है इस तरीके से और आपको एक तरीके से याद भी रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। दूसरा है अफेक्टिंग फैक्टर कि नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियस आपकी तुरंत बढ़ जाएगी। जैसे जैसे मान के चलो कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका पहला शेल, ये आपका दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, नंबर ऑफ शेल्स जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके जो भी आउटर शेल बनता जा रहा है तो न्यूक्लियस से वहां के इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस डिपेंडेंट रहेगी, तो आपका एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली इंक्रीमेंट के तौर पर देखा जाएगा। तो आप अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लिथियम की जगह सीजियम को अगर कंसीडर करें, क्योंकि लिथियम के कंपैरिजन में सीजियम में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, तो नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली
आउटर मोस्ट शेल जो भी रहेगा उसमें कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, मिनिमम तो वो एक होगा ही। तो न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस से मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ शेल्स इज द मेजर फैक्टर फॉर एटॉमिक रेडियस। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला। एटॉमिक रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब वही शेल टू शेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाली कहानी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देन एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा आपका एटॉमिक साइज छोटा। वो मैंने आपको बता दिया कैटायनिक एनायनिक रेडियस में। बेटर एग्जांपल के लिए नॉर्मल mn से लेके mn+4 तक का आप समझ गए होंगे। फिर दूसरी कहानी है कि अगर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आपका इंक्रीज होगा उतना आपका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। तो नॉर्मल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2- के कंपैरिजन को देखा जाए तो O2- इज मोर, ठीक है। फिर एक और फैक्टर आ जाता है, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो आपको सिखाया नहीं मैंने, वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज डिपेंड ऑन व्हाट, ऐसा तो रेजोनेंस पे भी करता है लेकिन मैं यहाँ पे कॉमन सेंस से समझा दे रहा हूँ। भाई ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है कम, फिर होती है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ फिर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये एटॉमिक रेडियस को कनेक्ट कर रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर मतलब आप ये बॉन्ड को देखते हुए भी समझ जाएंगे, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। आगे की कहानी ये कहती है कि पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, और वो क्या है? वो ये है कि अक्रॉस अ पीरियड इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो डिक्रीज होता है, क्यों? एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और आगे की कहानी पे चलते हैं। ये क्या है? हर स्लाइड पे लिखा हुआ है, इसको मिटाना जरूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लिथियम से जा रहे हैं नियॉन तक, ठीक है। तो ये कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है? नियॉन को तो छोटा होना चाहिए, नियॉन को छोटा होना चाहिए ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर आप ही ने तो कहा कि अक्रॉस अ पीरियड इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका इंक्रीज होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भूल गए कि नियॉन जो है वो वंडरवॉल रेडियस वाला सिस्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, नोबल गैस का। तो लिथियम से फ्लोरीन तक आप यही ट्रेंड देखेंगे, लेकिन जैसे ही फ्लोरीन आएगा उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि जो नोबल गैस है वो वंडरवॉल रेडियस वाला फैक्टर हमें देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। और आगे की कहानी है, ठीक है, वो क्या है भाई? ग्रुप वाइज, ठीक है। ग्रुप वाइज क्या है? ग्रुप वाइज देखें तो ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है, क्यों? मेन रीजन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर लिथियम से सीजियम तक की कहानी, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे किस पे? एक्सेप्शंस पर। भाई एक्सेप्शंस क्या है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के एक्सेप्शन पर। ट्रांजिशन एलिमेंट के एक्सेप्शन पे चलें तो सबसे पहले मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक ट्रांजिशन सीरीज अवेलेबल है ना, जिसमें जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। तो 21 एटॉमिक नंबर से लेकर 30 तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इसे बोलते हैं, फोर्थ पीरियड, फिर वो फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स पीरियड, वो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो जाती है रिस्पेक्टिवली। तो भैया आपका जो Z इफेक्टिव है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है? इंक्रीज होता है, लेकिन जो एटॉमिक साइज है वो डज नॉट डिक्रीज वाली सिचुएशन में आता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली तो नहीं होता, ठीक है। और आगे कहानी देखें तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये आपकी पहली ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें कंटिन्यूअसली Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक साइज जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं होता।
एक फैक्टर है, फिगर है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज डिक्रीज होगा, ठीक है, पहले डिक्रीज होगा लाइक दिस, ठीक है, फिर आयरन और निकल तक साइज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग इफेक्ट आप बोल लो, वो कांस्टेंट बिहेवियर दिखाएगा। कॉपर से जिंक तक साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। फिर हम बात करेंगे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की। तो वही हमारा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन देख लें जरा कैसा है। लेंथेनॉइड्स का मतलब समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो जरा इसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब समझ गए ना आप किसकी बात हो रही है, एफ ब्लॉक की। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का मतलब भी आप समझ गए होंगे, लेंथेनाइड्स कौन होते हैं, एक्टिनाइड्स कौन होते हैं, ठीक है। तो भैया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक मतलब सीधी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। n-2f 1 से 14, n-1 s2 p6 d 0 to 1, ठीक है, ns2। तो अगर मान के चलो कि सिक्स्थ पीरियड की बात हो रही, क्योंकि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, या सेवंथ पीरियड की बात हो रही है, अगर एक्टिनाइड्स की बात करूं, तो जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा लास्ट में, तो वो किस में एंटर करेगा, n-2 में एंटर करेगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। सो म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस इन दैट केस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल। हमें पता ही नहीं है आज की डेट में भी एफ ऑर्बिटल कैसा दिखता है। ऐसा तो पता है कैसा होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कहीं पे, पीपीटी ले आऊंगा कहीं से, इमेज ले आऊंगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बोला गया है। तो जो एफ ऑर्बिटल है उसके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की वजह से आपका म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस होता है, ठीक है। ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का मेन कंसेप्ट है। देन और आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्या लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1। अगर एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बाय +1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, किसमें, लेंथेनॉइड्स ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, या एक्टिनॉइड्स ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। सो जो एटॉमिक साइज है उन एलिमेंट्स का स्लाइटली चेंज हो जाता है। स्लाइटली क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। फिर से सुन लो, समझ लो, लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, थर्ड बी ग्रुप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो स्लाइटली क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा साइज में। तो न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड कर रहा है फैक्टर। फिर हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ट्रांजिशन सीरीज इन द सेंस गाइस, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, थर्ड बी ग्रुप ले लो एग्जाम्पल के लिए, और फोर्थ बी ग्रुप ले लो एग्जाम्पल के लिए। तो थर्ड बी ग्रुप में अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करूं तो स्कैंडियम आता है, फिफ्थ पीरियड की बात करूं तो वाइब्नियम, और सिक्स्थ पीरियड की बात करूं तो खुद लेक्टिनियम आता है। यहाँ पर फोर्थ बी में देखें तो फोर्थ पीरियड में टाइटेनियम, फिफ्थ में देखें तो जर्कोनियम, और सिक्स्थ में देखें तो हॉफनियम। मैं ये कहना चाहता हूं कि साइज जो है वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने की कहानी ये है कि यहां पर ये वाला फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। पिछली स्लाइड पे वापस चलते हैं, ये कहानी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस से इसी पे आते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई,
अब अगर मैं यहाँ देखूँ स्कैंडियम तो N-1D वाला सिस्टम है, तो भैया ये तो फोर्थ पीरियड हो गया। कौन सी कहानी हो गई आपकी फोर्थ पीरियड? 3D की कहानी। फिफ्थ पीरियड हो गई आपकी 4D की कहानी, और सिक्स पीरियड हो गई आपकी 5D की कहानी। ठीक है, अब अगर मैं स्कैंडियम, वाइब्नियम और लेक्टेनियम को छोड़ दूं थोड़ी देर, और मैं टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम की बात करूं, और ऊपर से नीचे वाले ट्रेंड की तरफ बात करूं, तो जर्कोनियम और हॉफनियम वाला जो सीन है वहां पर क्या होगा, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जो एटॉमिक साइज है ऑलमोस्ट सेम होगा, बट वाइब्नियम और लेक्टेनियम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कहानी ये है कि जो लेंथेनाइड्स हैं वो लेक्टेनियम के बाद से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो साइज इस तरीके से ट्रेंड में रहेगा, और ट्रेंड में भी किस तरीके से रहेगा साइज? इस तरीके से। पिछली स्लाइड पे वापस आता हूं थोड़ी देर के लिए। ये देख रहे हो इस तरीके का ट्रेंड, 3D इज लेस देन 4D। लेकिन जैसे ही फोर्थ बी ग्रुप पे मैंने नजर डाली, तो मुझे यहाँ पे ये नियर बाय इक्वल टू वाला केस समझ में आ जाता है। क्यों आ जाता है 4D और 5D के नियर बाय इक्वल टू का केस? क्योंकि लेक्टेनियम के बाद जो एलिमेंट आ रहा है ना, लेक्टेनियम के बाद जो एलिमेंट आ रहा है, अब वहां से मेरा लेंथेनाइट चालू हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी मुझे वहीं से देखना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है। फिर हम लोग बात करते हैं आगे की कहानी की। दैट इज व्हाट ऑर्डर्स ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो अब एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का ऑर्डर देखना है। ऑर्डर लाइक दिस कि कैटायन हो गया, एनायन हो गया और नॉर्मल हो गया, तो कैसे देखेंगे? लाइक H+ H और H-, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है, बस कॉमन सेंस है। तो अब आप इतना तो याद ही कर लें, लाइक I+, I ये सीन आपको समझा दिया ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ये सीन आपको समझा दिया, यहाँ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन नहीं देख सकते, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर में आ गया, स्टार मार लो इसको। ये केस समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा सब आपको अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, ये सब आपके लिए रेफरेंस पर्पस से है।